नमस्ते। तो शिक्षण या टीचिंग, क्या ये एक कला है या पूरी तरह से एक विज्ञान? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम देखेंगे कि एक बेहतरीन शिक्षक आखिर कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर देता है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा फोकस किन बातों पर रहेगा। हम इस टॉपिक को एकदम लॉजिकल तरीके से तोड़ने वाले हैं। कौन, क्या और कैसे। पहले हम टीचिंग के बुनियादी तत्वों को समझेंगे, फिर लर्निंग के फ्रेमवर्क, टीचिंग के अलग अलग लेवल्स, लर्नर की साइकोलॉजी और आखिर में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पिलर पर, द एसेंस ऑफ टीचिंग। आखिर एक इफेक्टिव टीचर बनता कैसे है? यहाँ एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बीच का फर्क समझना सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी एक नेचुरल स्किल है, किसी भी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझाने का टैलेंट। लेकिन टीचिंग एटीट्यूड आपका माइंडसेट है। सोचिए एक गवर्नमेंट टीचर के बारे में जिसने सारी टफ एग्जाम्स क्लियर कर ली हैं। मतलब उसका एप्टीट्यूड तो कमाल का है, पर अगर उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर है और पढ़ाने का कोई पैशन ही नहीं है, तो उसका एटीट्यूड बिल्कुल गलत है। एक सच में बेहतरीन टीचर वही है जिसमें इन दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस हो। और यही चीज हमें एक बहुत ही शानदार आइडिया की तरफ ले जाती है। जॉन एडम्स जैसे थिंकर्स पहले मानते थे कि टीचिंग एक बाइपोलर प्रोसेस है, यानी इसमें बस एक टीचर और एक स्टूडेंट होता है। लेकिन जॉन डेवी ने इसमें एक बहुत ही जरूरी तीसरा पोल जोड़ दिया, सोसाइटी या फिर हमारा करिकुलम, और इसे एक ट्राइपोलर प्रोसेस बना दिया। और अगर हम सोचें तो ये बिल्कुल लॉजिकल भी है ना? क्योंकि कोई भी टीचर या स्टूडेंट हवा में तो काम नहीं करता। वो हमेशा सोसाइटी की ज़रूरतों और उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही सीखते और पढ़ाते हैं। अब टीचिंग क्या है ये तो हमने समझ लिया। चलिए अब अपने दूसरे पिलर पर चलते हैं, फ्रेमवर्क्स ऑफ लर्निंग, यानी नॉलेज को एक्चुअल में डिलीवर कैसे किया जाता है। देखिए, सीखने का तरीका उम्र के साथ साथ बदलता रहता है, और ये एवोल्यूशन सच में कमाल का है। शुरुआत होती है पेडागॉजी से, जो बच्चों के लिए है। यहाँ टीचर का पूरा कंट्रोल होता है, वही तय करते हैं कि क्या पढ़ाना है और कैसे। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम एंड्रागॉजी की तरफ बढ़ते हैं। ये एडल्ट सेंटर्ड है, जहाँ सीखने वाले के पुराने एक्सपीरियंसेस का बहुत यूज होता है। और इसकी चरम सीमा है ह्यूटागॉजी, यानी पूरी तरह से सेल्फ डिटर्मिन्ड लर्निंग। यहाँ लर्नर बिल्कुल आजाद है, वो खुद तय करता है कि उसको क्या सीखना है और कैसे। एक तरह से ये पूरी तरह डिपेंडेंट होने से लेकर सेल्फ डिपेंडेंट होने तक का एक लंबा और रोमांचक सफर है। अब इस सेल्फ डिपेंडेंस को अगर हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से कनेक्ट करें तो बात एकदम साफ हो जाती है। ये टैक्सोनॉमी हमारे सोचने के स्किल्स को सीक्वेंशियली मैप करती है। शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी सिर्फ याद रखने और रटने से। फिर आता है समझना, उसे अप्लाई करना, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, और सबसे टॉप पर आता है कुछ नया क्रिएट करना। एक आदर्श टीचर का गोल आपको सिर्फ एक रट्टू तोता बनाना नहीं होता, बल्कि आपको इस हायरार्की में ऊपर पुश करना होता है, ताकि आप खुद से कुछ नया क्रिएट कर सकें। ब्लूम की ही तरह एक और फ्रेमवर्क है, सोलो टैक्सोनॉमी। ये हमें बताती है कि वक्त के साथ किसी कॉन्सेप्ट की समझ कितनी गहरी और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। प्री स्ट्रक्चरल स्टेज में स्टूडेंट को कुछ नहीं पता होता, यूनिस्ट्रक्चरल में बस एक फैक्ट पता होता है, मल्टी स्ट्रक्चरल में कई फैक्ट्स पता होते हैं, पर वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते। असली मैजिक होता है रिलेशनल स्टेज में, जब लर्नर इन सभी बिखरे हुए फैक्ट्स को एक साथ जोड़ना सीख जाता है। और फाइनल एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट स्टेज में तो वो इस जानकारी को किसी बिल्कुल नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकता है। तो चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, लेवल्स ऑफ टीचिंग। क्योंकि एक बात तो तय है, पढ़ाने का कोई एक सिंगल तरीका हर किसी पर काम नहीं कर सकता। इसे लर्नर्स की कॉग्निटिव मैच्योरिटी के हिसाब से स्केल करना पड़ता है। इसी वजह से टीचिंग के 3 प्रोग्रेसिव लेवल्स बनाए गए हैं। सबसे बेसिक है हर्बर्ट का मेमोरी लेवल। ये थोड़ा थॉटलेस होता है, यहाँ फोकस सिर्फ रटने पर है। इसके एक कदम ऊपर है मॉरिसन का अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ रटने की जगह इस बात पर फोकस होता है कि फैक्ट्स के पीछे का क्यों क्या है। और सबसे हाईएस्ट लेवल है बीगी का रिफ्लेक्टिव लेवल। ये पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बेस्ड है। यहाँ स्टूडेंट इतना थॉटफुल हो जाता है कि वो इंडिपेंडेंटली क्रिटिकल सॉल्यूशंस निकाल सके। पर अब सवाल ये है कि टीचर्स इन लेवल्स तक पहुंचने में मास्टरी कैसे हासिल करते हैं? इसका जवाब है माइक्रो टीचिंग। इंडिया में ये 36 मिनट की एक बहुत ही प्रिसाइजली टाइम्ड साइकिल होती है। पहले प्लान करो, 6 मिनट पढ़ाओ, फीडबैक लो, और फिर उसी फीडबैक के बेसिस पर रीप्लान करो, रीटीच करो और रीफीडबैक लो।
ये छोटे स्केल पर बार बार किया जाने वाला रेपिटेशन सच में एक एवरेज टीचर को एक मास्टर एजुकेटर बना देता है। ओके, अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, ये सारा ज्ञान, ये सारी थ्योरीज आखिर अप्लाई किस पर हो रही हैं? हमारा चौथा सेक्शन डायरेक्टली इस बात पर फोकस करता है कि आखिर हमारा लर्नर कैसा है। देखिए, एडोलेसेंट यानी किशोर लर्नर्स और अडल्ट लर्नर्स की दुनिया एकदम अलग होती है। एडोलेसेंट ज्यादातर बाहरी चीजों से मोटिवेट होते हैं, जैसे डांट से बचना या दोस्तों के बीच कूल दिखना। ये थोड़ा इमोशनल और टर्बुलेंट फेज होता है। दूसरी तरफ अडल्ट लर्नर्स अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। उनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस होता है और वो काफी गोल ओरिएंटेड होते हैं। एक स्मार्ट एजुकेटर वही है जो इन बदलते हुए मोटिवेशंस और इमोशंस को समझकर अपने क्लासरूम को उसी सांचे में ढाल सके। लर्नर्स के दिमाग को समझते हुए अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे डीप सेक्शन में आ गए हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। आखिर एक इंसान का दिमाग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता कैसे है? यहाँ जीन पियाजे की थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग में इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के फोल्डर्स होते हैं जिन्हें वो स्कीमा कहते हैं। अब मान लीजिए एक बच्चे के दिमाग में गाय का एक स्कीमा या फोल्डर है। जब वो असल में एक गाय देखता है तो वो उसे उसी फोल्डर में डाल देता है। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन अगर वो एक कुत्ते को देख ले और कंफ्यूज होकर उसे छोटी गाय समझ ले तो उसे अपनी समझ को ठीक करना पड़ता है और कुत्ते के लिए एक नया फोल्डर बनाना पड़ता है। इसे अकोमोडेशन कहते हैं। एक तरह से ये हमारे दिमाग का अपना फाइलिंग सिस्टम है। पियाजे ने हमारे मेंटल डेवलपमेंट की 4 मेन स्टेजेस भी बताई। शुरुआत होती है सेंसरी मोटर स्टेज से, जहां 0 से 2 साल का बच्चा दुनिया को अपनी सेंसेस के थ्रू समझता है और उसे ऑब्जेक्ट परमानेंट समझ आती है, यानी कोई चीज आंखों से ओझल होने के बाद भी गायब नहीं होती। फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद 7 से 11 साल की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जहां लॉजिकली सोचना शुरू होता है। और 11 साल के बाद आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहां एक बच्चा एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल रीजनिंग करने लगता है। पियाजे के बाद आते हैं वाइगोत्स्की। इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया था, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बेसिकली एक स्टूडेंट अकेले जो कर सकता है और किसी के सही गाइडेंस से जो हासिल कर सकता है, उसके बीच का जो क्रिटिकल गैप है वही ZPD है। एक टीचर जो ये गाइडेंस या टेम्पररी सपोर्ट देता है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। एक बेहतरीन टीचर का असली जादू इसी जोन में होता है जब वो स्टूडेंट को उसकी करंट कैपेसिटी से आगे पुश करता है। और आखिर में एरिक एरिक्सन की साइको सोशल स्टेजेस को देखिए। ये क्रोनोलॉजी दिखाती है कि इंसान की पर्सनालिटी कैसे बनती है। जन्म से 1.5 साल तक की उम्र ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट का दौर होता है। अगर बच्चे को सही केयर मिले तो दुनिया पर उसका बेसिक ट्रस्ट बनता है। और सोचिए, बचपन का यही ट्रस्ट आगे चलकर 12 से 18 साल की उम्र में एक कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी की तलाश का फाउंडेशन बनता है। यही वो टाइम है जब एडोलेसेंस अपनी एक नई पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आज इस एक्सप्लेनेर में हमने एजुकेशन के बेसिक फ्रेमवर्क से लेकर पियाजे और वाइगोत्स्की की डीप साइकोलॉजिकल थ्योरीज तक का एक शानदार सफर तय किया। अब जाते जाते आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जाता हूं। जैसे जैसे आज की एजुकेशन एक टीचर कंट्रोल्ड पेडागोजी से हटकर खुद सीखने वाली ह्यूटागोजी की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो आने वाले कल के क्लासरूम्स कैसे होंगे? क्या फ्यूचर में टीचर्स ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि सिर्फ एक गाइड या फैसिलिटेटर बनकर रह जाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।